अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेमोरी के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। कंप्यूटर मेमोरी डिफरेंट किस्म की होती है। लेट्स सी। कंप्यूटर मेमोरी में जो बेसिक टाइप होती है वो होती है कंप्यूटर मेमोरी में रैम और रोम की होती है। ये दोनों प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। सीपीयू जिस मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है उसको हम रैम या प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। आमतौर पर हम रैम का नाम लेते हैं। बहरहाल रोम भी जो है ये प्राइमरी मेमोरी है। इसके अलावा कंप्यूटर में मुख्तलिफ मेमोरी की टाइप पाई जाती हैं, जैसे कि रजिस्टर है या कैशे। यहाँ पे एक लिस्ट आपको नज़र आ रही है कैटेगरी। कंप्यूटर मेमोरी भी दो टाइप्स हैं, प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम है और सेकेंडरी मेमोरी में HDD, SSD, SSD, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेट पैड। HDD हार्ड डिस्क टाइप को कहा जाता है, आम हार्ड डिस्क है। SSD सॉलिड स्टेट डिस्क होती है। ये आजकल आपके जो नए लैपटॉप्स आते हैं स्लिम होते हैं, इनमें इन द फॉर्म ऑफ चिप पैच होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क CD को कहा जाता है। फ्लॉपी डिस्क यूज़ नहीं होती। मैग्नेटिक टैप ये भी यूज़ नहीं होती, पुराने दौर की है। उसके अलावा हम जो प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी नहीं, आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट प्राइमरी मेमोरी, सो आई विल गो फॉर इट। प्राइमरी मेमोरी में दो रैम की टाइप्स हैं, दो टाइप्स है इसकी। पहली है रैम और दूसरी है रोम। रैम के आगे दो सब टाइप्स हैं, SRAM और DRAM। और इसी तरह से रोम की बेसिकली तीन सब टाइप्स हैं, PROM, EEPROM। सो इनकी डिटेल में हम जाते हैं। सो व्हाट इज़ रैम एक्चुअली, हम यह देखना चाहते हैं रैम। और जब रैम को आप देखना चाहें तो ये इस तरह से नज़र आएगी या इस तरह की होगी, ये इस तरह की होगी। डिफरेंट उसके आगे आमतौर पर आपको इस तरह की रैम नज़र आएगी अपने कंप्यूटर में। सो व्हाट इज़ रैम, रैम क्या है? इसके आपको बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाएगी, बहुत सारी। मिसाल के तौर पर ये एक यहाँ पे लिखी हुई है, व्हाट इज़ रैम ऑफ कंप्यूटर। रैम announced RAM is an acronym for random access memory, a type of memory that can be accessed randomly. That is, any type of memory can be accessed without touching the preceding bytes. RAM is found in server, PCs, tablets, smartphones and other devices such as printers. तो रैम एक ऐसी डिवाइस है जो कि हर कंप्यूटर में पाई जाती है, हर डिवाइस में पाई जाती है। वाई रैम इज यूज फॉर, रैम को यूज़ किस लिए किया जाता है? सिंपलेस्ट, रैम कैन लेट मोर एप्स रन इन द बैकग्राउंड। जितनी ज़्यादा आपके कंप्यूटर में रैम होगी उतनी ज़्यादा एप्लीकेशन आप बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं। जिस अदा आपको समझाने के लिए है कि अगर रैम 1 GB है उसको 2 GB कर देते तो उतनी ज़्यादा एप्लीकेशन रन हो सकती है। अगर फ़र्ज़ करना पहले आपके कंप्यूटर में VLC चलता था और बैकएंड पे आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर चलाते हैं, फ़र्ज़ करें MS वर्ड की बात करते हैं, और अगर हम 2 GB कर देते हैं तो गेम्स भी चला सकते हैं, साथ ही प्रोग्राम भी चल जाएंगे। इन केस के रैम कम हो चल तो जाएंगे लेकिन वो स्पीड इतनी स्लो होगी कि मतलब एक प्रोग्राम रन करेंगे दूसरा नहीं होगा, दूसरा हो जाएगा तीसरा नहीं होगा, तो ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहेगी। रैम ज़्यादा करने से आपके तमाम काम जो है फ्लुएंटली यानी बड़ी स्पीड के साथ होता है उसको कुछ रहेगा। सो रैम कंप्यूटर की स्पीड पर डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, डायरेक्टली इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि रैम बढ़ा दें, ये मेरे पास कंप्यूटर में 1 GB थी मैंने अब 10 GB लगा दी, ऐसा नहीं होता। आपको कंप्यूटर की कैपेबिलिटी देखनी पड़ती है, आप कैसे किस तरह। फ़र्ज़ करें आपका कंप्यूटर जो है वो 32 बिट का है। व्हाट इज़ रैम इफ़
कंप्यूटर इज 32 बिट। सो आप कितनी रैम लगा सकते हैं? 4 GB की रैम लगा सकते हैं। 32 बिट सिस्टम एट कैन एड्रेस मैक्सिमम ऑफ 4 GB रैम। और अगर आपके पास 64 हो तो उसमें रैम की लिमिट क्या है, ये देख लें ज़रा। इतनी बड़ी रेंज है ये सारी की सारी। सो अंदाज़न 16 एक्साबाइट ऑफ मेमोरी। एक्सा गीगा से ऊपर होती है। सो मेरा ये ख्याल है कि हम कभी भी इतनी ज़्यादा रैम नहीं, अभी तक जो नए कंप्यूटर्स हमारे पास आए हैं उनमें तो इतनी मेमोरी लगती नहीं। इट मीन यू कैन से कहने की हद तक हम कह सकते हैं कि आप एक कंप्यूटर में अनलिमिटेड रैम लगा सकते हैं, जितनी मर्जी रैम। और याद रखें इसमें कंप्यूटर का 64 बिट होना ज़रूरी है। अब कंप्यूटर का 64 बिट होना कैसे पता चलता है? उसको आके माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करें तो उसमें प्रॉपर्टी में चले जाएँ, वो आपको पता चल जाएगा कि आपका कंप्यूटर 64 बिट का या 32 बिट का है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप रैम लगा, फिर रैम जितनी मर्जी लगा देगा 64 बिट का है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रैम की कौन सी टाइप्स है? डी रैम और एस रैम इज़ वाइडली यूज इस कंप्यूटर। डी रैम आमतौर पर यूज़ होती है, ये आपको नज़र भी आ रही है, ये देखिए शुरू में 512 MB आती थी, अब 1 GB है, 2 GB है। इसमें भी DDR1, DDR2, DDR3 का इसके अगर टाइप्स आते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि उसने यहाँ पर इंटरनल मेमोरी की व्हाट इज टाइप ऑफ इंटरनल मेमोरी। देयर बेसिकली 2 काइंड्स ऑफ इंटरनल मेमोरी, रैम एंड रोम। उसके आगे डिटेल बताना चाहते हैं डी रैम के बारे में। डी रैम आमतौर पर यूज होती है डायरेक्टली रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ये जो मेमोरी होती है मेड ऑफ ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर। ये ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से बनती है विद इंटीग्रेटेड सर्किट दैट इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर। Since transistors always leak a small amount of capacitors, it will slowly discharge, causing information stored in it to drain. And DRAM has to refresh. DRAM को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। वजह क्या है कि जो कैपेसिटर है, ट्रांजिस्टर जो है वो थोड़ा थोड़ा डेटा लीक करता है। कैपेसिटर इसकी वजह से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। सो डी रैम को बार बार चार्ज करना ज़रूरी होता है, वरना आपका डेटा लॉस हो जाएगा। एस रैम में इट इज़ मेड अप ऑफ 4 to 6 ट्रांजिस्टर्स। इट कीप्स डेटा इन मेमोरी एज लॉन्ग एज पावर इसकी जब तक है कंप्यूटर में तो ये डेटा रखेगा, लेकिन इसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। SRAM is faster but also more expensive, making DRAM more prevalent। अच्छा, ये काफ़ी महंगी होती है SRAM। कंप्यूटर की स्पीड तो बढ़ा देती है लेकिन प्राइस भी ज़्यादा कर देती है। उसके बाद हम आते हैं जी DRAM के बारे में। उसने थोड़ी बहुत और तफसील बताई हुई है। CPU clock speed to memory control knows the clock। अच्छा, SRAM और DRAM के बारे में ये पूरा चार्ट बना हुआ है, वही वाला चार्ट इसलिए भी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। रैम की SRAM, DRAM की आगे SD रैम, RD रैम, DDR रैम, DDR1 है, फिर DDR2 है, फिर DDR3 है, फिर DDR4 है। ये पूरी कैटेगरी भी आप याद रख सकते हैं। आगे SRAM की कोई टाइप्स नहीं है, लेकिन आजकल कंप्यूटर में SRAM आ रही है, जिसकी वजह से आपके नए कंप्यूटर्स की जो है ना वो बन रही है टाइप, जिसे हम कैशे मेमोरी कहते हैं। ठीक है जी।
अच्छा, ये कुछ नोट्स हैं, इनको भी अगर आप रीड करना चाहें तो मैंने इनको स्क्रीन के ऊपर मैंने पॉज वो कर दिया है, आप इनको भी रीड कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। यू कैन रीड द ये DDR4 रैम बताई हुई है, ये DDR4 मुख्तलिफ किस्म में साइज आगे DDR3 की प्रॉपर्टी बताएंगे, DDR2 की DDR की जाहिर है साइज और स्पीड दोनों फर्क पड़ते हैं। जितना DDR1 है, DDR1, DDR2, DDR3 तो स्पीड इनकी DDR1 की स्लो है, DDR2 की तेज़ है। इसी तरह से आपके पास कैशे मेमोरी में भी कैशे में भी आपकी एक मज़ीद टाइप्स होती है। कैशे मतलब मैं SRAM की बात करता हूँ। आप कहेंगे इस तरह इसको लिखा तो नहीं हुआ है, इसमें SRAM की टाइप्स लिखी तो नहीं हुई, लेकिन इसके आगे जो दो जितनी मर्जी आप बनाएं तो उसको L1 कैशे कहते हैं, L2, L3 एंड सो ऑन। ये मुख्तलिफ़ किस्म की आगे रैम बन जाती है। लेवल 1 वो होती है जो CPU के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, थोड़ी दूर कर दें तो वो L2 बन जाएगा, उससे दूर करेंगे L3, सो एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। ओके जी, ये हो गया रैम के बारे में। अब हम मैं रोम के बारे में जानता हूँ। If you have any query you can ask at any time. ये देखें, ये रोम है, रीड ओनली मेमोरी है। ये इसकी टाइप ये चिप की फॉर्म में लगी होती है। इसकी पिक्चर दिखाना इसलिए ज़रूरी है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भी रोम, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम आते हैं और ये सर्च करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं गूगल में, ये भी देख लें। ऑल में ये होता है, आप कोई इमेजेस की तरफ जाते सुनोगे, ऑल बुक्स हैं, इसकी न्यूज़ हैं, वीडियोज़ हैं, तो मैं ऑल इमेजेस पहले चेक नहीं करूँगी। ये रीड ओनली मेमोरी इसलिए कहलाई जाती है, इसको सिर्फ रीड किया जा सकता है। ये इसकी आपको शेयर करकर नज़र आती है, चिप होती है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल उस मेमोरी को कहा जाता है, नॉन वोलेटाइल उस मेमोरी को कहा जाता है जो अगर डाटा कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए, डाटा उसमें रहे, उसको रोम या आप कह सकते हैं रीड ओनली मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रीड ओनली तो खैर इसलिए नहीं कहा जाता कि उसमें डाटा रहता है, रीड ओनली का मतलब उसका डाटा सिर्फ रीड कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। लेकिन नॉन वोलेटाइल का मतलब है उसका डाटा रिटेन करेगा अगर कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि जब कंप्यूटर ऑन करते हैं इसके डाटा की दोबारा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने इसके नोट्स आपके सामने खोल दिए। अब मैं टाइप्स ऑफ रोम की तरफ जाता हूँ। टाइप्स ऑफ रोम, अच्छा ये देखें इसकी ई रोम, EP रोम, EEP रोम, ठीक है। अब हम इसकी ना अगर मज़ीद टाइप्स यहाँ पे इसने एक डायग्राम से दी है, देखिए डायग्राम को पढ़ना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आप अगर आप मार्क्स लेने हैं ना तो डायग्राम मुख्तलिफ़ किस्म की देखना, उनको उसी तरीके से डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है, वरना मार्क्स लेना मुश्किल हो जाता है। अगर आपने अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, आपके MCQs टाइप के टेस्ट होने, खैर बी प्रिपेयर्ड, हर चीज़ के लिए आपने तैयार है, तो आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी में भी MCQs टाइप भी होंगे, सो बी प्रिपेयर्ड। इसने यहाँ पे कहा है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ DRAM और SRAM, यहाँ पे बताया हुआ है। दैट इज़ मैन्युफैक्चर्ड एज ब्लैंक मेमोरी, फॉर एग्जांपल। अच्छा, जो PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी शुरू में खाली होती है, बाद में उसमें डाटा रखा जाता है।
फिर मेमोरी होती है, आमतौर पर कंप्यूटर की मेमोरी पी रोम ही कहलाती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसको एक ही दफ़ा डाटा जो है रखा जाता है इसमें, उसके बाद इसमें डाटा नहीं रखा जा सकता, ना ही इसको रेज किया जा सकता है। ठीक है, डाटा आ रही है, इसको रिमूव करते हैं, ऐसे आता रहते हैं। ओके, नॉर्मल टाइप होगी जी बात, हम आगे जाते हैं। हाँ, ओके जी, ये हो गई जी। अब मैं इसके अंदर जाऊंगा बी रोल। ये देखते हैं, इन्होंने तो कोई और मेमोरी निकाल दी है। लेट्स एब्रीविएशन का ये मसला होता है कि आप उसमें मिक्सअप हो जाती हैं, फ्रॉम उसको फ्रॉम ना निकाल लीजिए। ओके जी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी इज अ form of digital memory where setting of each bit is locked by fuse or anti-fuse. Fuse can also be used. It is one type of ROM. Data is permanent and cannot be changed. इसमें डाटा चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, ये देखें, रेजरेबल प्रोग्राम मेमोरी कितना इंटेलिजेंट सर्च इंजन है, उसको बस आइडिया हो गया कि मैं दोबारा क्या सर्च करूँगा, तो उसने मुझे उसी टाइप का सोल्यूशन ला के सामने रख दिया। ओके, ये ईपीरो इसको रेज कर सकता है, लेकिन अ लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम, बार बार आप इसको भी रेज नहीं कर सकते। ठीक है, हाउ मेनी टाइम जीपी कैन बी रेज, बड़ा क्वेश्चन अगेन में आ जाता है। Once while a regular EEPROM can erase one byte at a time. In circuit writing, कहता है flash memory is similar to EEPROM except that flash are erased all the at once while the regular EEPROM can erase one byte at a time. In circuit writing, erasing is possible because no special voltages are required. EEPROM को आप erase कर सकते हैं but using ultraviolet rays. Ultraviolet rays program and using ultraviolet rays light, ये अल्ट्रावायलेट रेज लाइट से आप इसको रिमूव कर सकते हैं डाटा को। द यूवी लाइट क्लियर्स द डाटा ऑन द चिप सो दैट इट कैन, जाहिर है अल्ट्रावायलेट रेज हर एक बंदे के घर में थोड़ी रखी होती है, लिहाजा इसलिए यहाँ प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हर बंदा इसको रेज नहीं कर सकता, स्पेशल डिवाइसेस जाहिर चाहिए। क्लियर होगी बात जी? अच्छा, इसमें अब आ जाएगी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल यूनिट में भी EEPROM तीसरी जो टाइप है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर इसने वैसे पिक्चर बनाई हुई है छोटी सी, ये नज़र आ रही है आपको, ये EEPROM only memory type non-volatile memory not ठीक है। व्हाट इज EEPROM बताया, ये एब्रीविएशन बताइए। 1978 में जॉर्ज बर्लॉक ने डेवलप की थी। इसका डाटा तो ज़ाहिर रहता है हमेशा के लिए, उसको थोड़ा टर्न ऑफ भी करना है। टिपिकली बाउंड आउट ऑफ सर्किट, ये तो EEPROM की बात हो। अच्छा ठीक है जी, ये हमारे पास EEPROM किस तरह काम करती है ये बताया हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ सेम EEPROM cell is erased when electrons are removed from the floating gate, whereas in EEPROM cell is erased when electrons are trapped in the floating cell. There are two distinct EEPROM, serial and parallel। आगे इसकी भी सीरीज टाइप्स आ जाती है।
लेकिन आपने जहन में रखना है कि ई पी रोम के आगे दो टाइप्स हैं, सीरियल और पैरेलल। ठीक है, ई पी रोम और ई पी रोम में तो इसने फ़र्क बताया यहाँ पे। ई पी रोम वो है जिसमें डेटा तब रेज होता है जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, जबकि ई पी रोम में डेटा तब रिमूव होता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाते हैं किसी सेल में। ठीक है, तो फ्लोटिंग सेल्स कहा जाता है जहाँ पे इसका डेटा। What is purpose of EEPROM? Electrically programmable memory. It is type of non-volatile engineering computer. It is rated in microcomputer for smart cards and remote keyless systems and other electronic devices to store electrons. स्मार्ट कार्ड कौन से होते हैं? जैसे कि आपके पास आजकल आ रहे हैं आप सिम वाले जो कार्ड होते हैं, आप सब कहा जाता है सिम वाला आईडी कार्ड। तो ऐसे कार्ड होते हैं इनको जब स्कैन किया जाए तो आपकी इंफॉर्मेशन इसी के अंदर सेव होती है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर बता देता है। दैट इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड ई। तो आजकल स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड इसी में कहते हैं जब आपके कुछ सिम है, सिम भी एक स्मार्ट कार्ड की मिसाल है। तो ई पी रोम उसमें, इसमें आमतौर पर आप मुख्तलिफ़ किस्म का डेटा स्टोर करते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने कंटेक्ट सेव करते हैं सिम के अंदर, तो इस मकसद के लिए ई पी रोम इस्तेमाल होती है। थोड़ा सा अमाउंट का, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, ये ह्यूज अमाउंट में नहीं होता, यानी हार्ड डिस्क की तरह तो नहीं होता। कई बार देखें आपकी सिम के अंदर 500,000 के करीब एड्रेसेस आ जाते हैं, इनफ अमाउंट के आपके तकरीबन आपके मोबाइल के राउंड अबाउट सारे एड्रेसेस स्टोर कर लेती है, सारे कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर कर लेती है। आजकल लोगों ने ऑनलाइन इसको लिंक किया था अपनी गूगल ड्राइव के साथ, तो बैकअप बनाते रहते हैं। तो ई पी रोम की बात हम कर रहे थे। तो ई पी रोम जो है ये माइक्रो कंट्रोल और स्मार्ट कार्ड और रिमोट की सिस्टम्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू स्टोर विद स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है जी, ये हमारे बात होगी इसके बारे में। ये आज हमारे पास टोटल लेक्चर था। तो इसके बारे में कोई सवाल हो तो आप बेशक मुझसे किसी भी इस पर कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप टीम्स पे पूछ सकते हैं सवाल। आपके नंबर एस में करीब नंबर मेरा आपके पास मौजूद है, सो यू कैन आस्क। आपको कोई भी रिसोर्स आपके पास अवेलेबल हो तो आप सवाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास ये ई पी रोम की इसने मतलब शेप, ये ई पी रोम, ये भी शेप है, ये भी शेप, मतलब शेप से डिपेंड करता है। Any question you want to ask, I'm here always। आप मुझसे कोई भी सवाल इसके बारे में पूछ सकते हैं।